हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। आज का जो विषय होगा वो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर था। आज होगा एक पोएम, द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो इन्फॉर्मेशन है ये हर जगह अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो को लंबा चौड़ा कर देना मेरा कोई उद्देश्य है नहीं। मैं डायरेक्टली आ रहा हूं मुद्दे पे। ये जो पोएम है, इस पोएम में आपको बहुत सारा फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक समय। लेकिन आज पहले इस पोएम को सही ढंग से जान ले, सीख ले। आज का जो पोएम है, क्या पोएम है? द डैफोडिल्स। शुरू करते हैं। जो कवि है, जब ये लिखते हैं कविता, तो वो एक छोटे से नहीं, मतलब थोड़ा सा लंबा है ही, लेक के बाजू से गुजर रहे थे। उनको जाते जाते दिखाई दिया बहुत सारा डैफोडिल्स, बहुत सारा। और डैफोडिल्स वाइटिश, येलोइश ऐसा कलर का होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है ये। तो शुरू करते हैं ये कविता। डीपली अकॉर्डिंग टू द लाइन्स ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली, यहां पे आई मतलब कवि है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये हर वक्त आई मतलब कवि नहीं होता है। हर वक्त आई मतलब जो राइटर है वो नहीं होता है। आई मतलब एक पोएटिक पर्सोना भी होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सनालिटी जो राइटर नहीं है, मतलब जो राइटर हो ऐसा नहीं है, अलग अलग ही व्यक्तित्व वो होगा। तो लेकिन ये जो कविता है, यहां पे हम लोग देखेंगे आई मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब कवि खुद। कवि ने अपने आप को फ्लोटिंग क्लाउड्स के साथ तुलना किया है। जैसे मेघ जो होता है, बादल जो होते हैं, वो आकाश में उड़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरा जगह उड़ते रहते हैं। तो कवि को भी ऐसा लगा कि वो बादल की तरह है। जो बादल वैलीज के ऊपर से, लेक्स के ऊपर से फ्लोट होते होते चला जाता है, गुजर जाता है, वैसे ही कवि भी गुजर रहे हैं उसी के बाजू से। सडनली कवि को दिख गया ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप फूलों का। कौन से फूलों का? डैफोडिल्स का। बहुत ही सुंदर खिला हुआ फूल है। तो अचानक से कवि को यह दिख गया। और कहां पे दिखा? ये जो स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स है, मतलब ये जो डैफोडिल्स का जो झुंड है, जो ग्रुप है, वो बहुत दूर तक विस्तृत है, लेक के बराबर चला ही जा रहा है। कहां पे? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। मतलब कवि जहां पे इन फ्लावर्स को देख रहे हैं, वो लेक के बाजू में, पेड़ों के नीचे, और बहुत दूर तक विस्तृत है। क्या कर रहा है डैफोडिल्स? डैफोडिल्स डांस कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। अब थोड़ी वो इंसान थोड़ी है कि उछल कूद करेगा। हवा चल रहा है तो वो लोग भी अपने आप को हिला रहा है ऐसे करके, तो लग रहा है कि फूल जो है डांस कर रहा है। अब आ रहे हैं सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा भी फिगर्स ऑफ स्पीच से भरपूर है, लेकिन वो जैसे कि मैंने बोला है कि फर्स्ट स्टैंजा के दौरान कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टैंजा में दिखाई दे रहा है कि ये जो फूल है, मतलब ये जो बंच ऑफ फ्लावर्स है जो बहुत दूर तक स्ट्रेच हुआ है, ये फ्लावर्स, मतलब डैफोडिल फ्लावर्स शाइन कर रहा है जैसे कि स्टार शाइन करता है गैलेक्सी में, वैसे ही चमकदार फूल है। अब चमकदार मतलब ये नहीं कि फूल के भीतर में बल्ब है, धूप है तो धूप में चमक रहा है फूल, ठीक है। अभी एकदम इतना दूर तक विस्तृत है ये फूल कि दिखाई नहीं दे रहा है कि एंड कहां पे है।
बहुत दूर तक चला जा रहा है, कहां पे खत्म है दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इतना दूर तक ये फूल चला गया है। नेवर एंडिंग लाइन, मतलब ऐसा है कि दिख रहा है कि इसका कोई शेष नहीं है, एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए नेवर एंडिंग लाइन। एक्चुअली हर एक चीज का शेष होता है, अंत होता है, तो फूलों का भी अंत है, लेकिन कवि देख रहे हैं जैसे उसके हिसाब से ये फूलों का कोई अंत नहीं है, एकदम अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे चला जा रहा, तो चला जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं है। और फिर एक ऐसा चीज कभी बोल दिए हैं जिसपे एक फिगर ऑफ स्पीच आता है जिसका नाम है हाइपरबोल। हाइपर, सब कोई हाइपर हो जाता है, वैसे कभी भी हाइपर हो गए। वो यहां पे बोल दिए कि 10,000 saw eye at a glance, मतलब एक नजर में उनको ऐसा लगा कि 10,000 डैफोडिल फ्लावर्स है इसमें, 10,000। अब स्कैनर थोड़ी था उनके आंख में, ऐसा तो नहीं था कि स्कैनर था, नहीं, ये इफेक्ट देने के लिए है। कैसे कवि अपने कविता में इफेक्ट डालते हैं, ये उसका ही एक नमूना है। 10,000 saw eye at a glance, एक नजर में 10,000 मैंने देखा, गिने नहीं है वो, लेकिन इफेक्ट डालने की 10,000, अरे बाप रे बाप, इतना फ्लावर एक नजर में, अरे बहुत बड़ा। तो ऐसा मतलब कितना दूर विस्तृत है वो समझाने के लिए 10,000 एक बड़ा अमाउंट बोलना पड़ा। अब जो डैफोडिल्स है वो लोग डांस कर रहा था, दे वर टॉसिंग देयर हेड्स, अब इंसानों की तरह डांस कर रहा है, ऐसा कवि को लग रहा है। तो ये जो कवि यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं, वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक और एक फिगर ऑफ स्पीच का एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो हम लोग बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं, अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो टॉस कर रहा है, मतलब अपने आप को ऐसे उछल कूद कर रहा है, क्योंकि हवा चल रहा है, ये मैंने पहले ही बोला है, हवा चल रहा है, तो इसलिए वो लोग उछल कूद कर रहा है, कवि को लग रहा है कि डांस कर रहा है। तो ये हो गया सेकेंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा में एक छोटा सा तुलना है, तुलना वेव्स और डैफोडिल्स के बीच में। बाजू में ही वेव्स है, बाजू में लेक है, लेक का जो वेव्स है वो देख के कवि को ऐसा लगा कि वेव्स भी डांस कर रहा है, और यहां पे तो डैफोडिल्स है ही जो पहले से ही डांस कर रहा है। कवि को लगा कि दोनों ही तो डांस कर रहा है, अच्छा कौन सा डांस कर रहा है रे। तो कवि के नजर में डैफोडिल्स ही अच्छा डांस कर रहा है, वेव्स थोड़ा सा कम, क्योंकि जो ग्ली है, जो आनंद है, वो डैफोडिल्स के डांस में ज्यादा नजर आ रहा है और वेव्स के डांस में कम नजर आ रहा है, और स्पार्कल भी कर रहा है। वो जो वेव्स के ऊपर वो जो सूरज का जो किरण रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे चमचमाता हुआ वेव्स दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी शाइनिंग, उससे भी चमचमाता हुआ क्या है, डैफोडिल्स, ऑब्वियसली। तो डैफोडिल्स को कभी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्थान दिया है, क्लियर है। अब इफेक्ट, ये जो सीन कभी देख रहे हैं, ऐसा सीन को देख के कोई अगर आनंदित ना हो तो इसका मतलब वो बेकार है। ऐसा सुंदर नेचुरल व्यू अगर कोई देख के मुंह मोड़ के चला जाए ऐसे करके, तो भाई उसके भीतर में कोई एस्थेटिक सेंस ही नहीं है, सौंदर्य के प्रति कोई भी उसका कोई व्यू नहीं है, इसका मतलब। लेकिन कवि है, कवि कैसे ऐसे मुंह मोड़ के चले जा सकते हैं, कवि नहीं जाएंगे। ऐसे कंपनी में, ऐसे फ्लावर्स के कंपनी में एक कवि बिना खुश हुए, बिना आनंदित हुए रह ही नहीं सकते। इसीलिए तो कवि बोल रहे हैं कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मतलब देखता ही रहा, देखता ही रहा, कितना आनंद, देख के मनमोहक दृश्य है ये, मतलब ये जो फ्लावर्स है उनका जो मनमोहक दृश्य है, ये कवि को भा गया पूरा।
कवि को तब यह समझ में नहीं आया कि यह दृश्य वो क्या चीज उनके पास लाया, ये वो चीज उनके पास लाया जो हर वक्त उनका साथ देगा, जो एक संपत्ति की तरह होगा, जो संपत्ति ना ही आग जला सकता है, ना ही वायु उड़ा के ले जा सकता है, ना ही पानी सोख सकता है, इसको कुछ नहीं कर सकता। ये एक ऐसा चीज कवि के पास लाया है ये सीन। तो ये था थर्ड स्टैंजा, जहां पे कवि के ऊपर ये जो दृश्य है डैफोडिल्स का, ये कैसा प्रभाव डाला है, ये यहां पे क्लियरली दर्शाया जा रहा है। लास्ट स्टैंजा जो है, मतलब दिस लास्ट स्टैंजा इज फुल्ली फ्रॉट विथ हिज एक्सपीरियंस, व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड when he was not actually seeing the host of golden daffodils in front of his eyes. जब वो अपने आंखों के सामने डैफोडिल्स को थिरकते हुए नहीं देख रहे हैं, उस वक्त उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको जैसा महसूस हो रहा है वो इस स्टैंजा में डाले हैं। कैसा महसूस हो रहा है, आइए देखते हैं। जब वो चुपचाप बैठे रहते हैं या फिर कुछ सोचते हुए रहते हैं, तब ये डैफोडिल्स का जो ये दृश्य है उनके जहन में आता है। उनका जो थर्ड आई है, मतलब इमेजिनेशन का आई, उस आई में वो दृश्य दिखाई देता है, उनको डैफोडिल्स का दृश्य दिखाई देता है। तब तो और उनका मन मचलने लगता है और थिरकने लगता है। यहां पे एक चीज जरूर बोलना है इस स्टैंजा पे, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड या फिर ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ब्लेसिंग, सॉलिट्यूड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप अकेले हो, जहां पे आप लोनली फील कर रहे हो। लोनली आप फील तभी करोगे जब आपका मन लोनली फील करेगा। अब आप लोग बोलिएगा अरे ऐसा कैसे, मन ही तो लोनली फील करता है। हाँ, लेकिन लोनलीनेस मतलब साधारण रूप से हम लोग जो जानते हैं कि इर्द गिर्द कोई नहीं रहेगा, अकेले, अकेलापन। लेकिन लोगों के साथ भी रह के भी लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं। खैर, यहां पे दूसरा बात है, यहां पे सॉलिट्यूड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एक आदमी एकांत में है और उस एकांत में कैसे एक दृश्य उनको आनंद दे रहा है। ऐसा बहुत बार हम लोग के साथ होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा हो चुका होगा कि ऐसा कोई दृश्य हो सकता है, कोई कॉमेडी सीन हो सकता है जहां पे आप लोगों को बहुत हंसी आया होगा, घर में आके भी बहुत हंसे ऐसा हो ही सकता है। तो ये है उस सीन का इफेक्ट। तो यहां पे भी डैफोडिल्स का जो सीन था उसका भी एक इफेक्ट है, जो कवि के ऊपर एक गहरा जो दाग है, दाग छोड़ के गए हैं, एक इनडेलिबल मार्क छोड़ के गए हैं उनके मन के ऊपर। हिज माइंड इज फुल्ली ऑब्सेस्ड विथ द गोल्डन डैफोडिल्स। जब वो पेंसिव मूड में रहते हैं या वैकेंट मूड में, वैकेंट मतलब खाली, कुछ नहीं सोच रहे, और पेंसिव मतलब कुछ सोच रहे हैं, चिंताशील। अकेले में जब रहते हैं, एकांत में जब रहते हैं, तब वो ये सोचते हैं या ये दृश्य उनके जहन में अपने आप खुद ब खुद आ जाता है और उनको आनंद देता है। अकेलापन में यही तो ब्लेसिंग है, यही तो वो चीज है जो आपको भा सकता है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा फीलिंग जरूर हुआ होगा। तो लास्ट जो दो लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत लाइन भी है। यहां पे बोल रहा है कि जब भी कवि के जहन में या थर्ड आई पे या फिर इमेजिनेशन पे या माइंड्स आई पे जब वो दृश्य आता है, तब कवि और आनंदित हो जाते हैं। ये है ब्लिस, एक यूफोरिया टाइप का, जो कि सप्रेस्ड है, फुल ऐसा वाला नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ, लेकिन मन को आनंद, शांत कर देने वाला आनंद, ऐसा आनंद है। तो जब भी ये सीन आता है उनके जहन में, तब उनका हार्ट जो है फुल्ली फिल्ड अप विथ प्लेजर, उनका जो हृदय है वो आनंद से भरपूर हो जाता है और वो भी थिरकने लगता है गोल्डन डैफोडिल्स के साथ। यही तो चाहिए,
यही तो कवि को चाहिए, अकेलापन को मिटाने के लिए। ये जो दृश्य है, थर्ड स्टैंजा में मैंने बोला था कि व्हाट वेल्थ, क्या मतलब वो चीज कवि के पास ये दृश्य लेके आया है, वो ये है कि जब आप अकेले रहो तब यही दृश्य आपको इतना आनंद दे, इतना आनंद दे कि वर्तमान का भी कोई आनंद या कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इतना आनंद ना दे सके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। One thing I'd like to convey to you, and that is, you have to go through each and every line, each and every word of this poem, because every poem is set in meters, okay, and each and every word matters. So here each and every word should be properly given its own importance. I hope ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा आप सबको, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू, शब्बा खैर।